Hello everyone, welcome to Northeast PC 10-minute special series. In this video, I am going to discuss very important topic, ozone. What are the uses of ozone? What is ozone depletion? What are the factors responsible for its depletion? And the step that the international community is taking to stop it. So let's start. My name is Pawan Kamboj. I take history, current affairs, and environment classes, and I have done my UGC NET in history, and I'm teaching from last 5 years. So let's start with ozone. ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का ट्राई ऑक्सीजन फॉर्म है, O3 फॉर्म है. O3 इसका फॉर्मूला है और ये फॉर्म होती है जब डाई ऑक्सीजन यानी O2 एक्सपोज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेस, यूवी लाइट, और इससे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं विद इन अर्थ सरफेस और इससे ब्रेक होता है O2 एंड O2 जो ब्रेक होता है वो वापस एक O2 के आइटम से रिएक्ट करके O3 बनाता है. अब इसकी प्रेजेंस दोनों लेयर में प्रेजेंट है. अगर हमारे एटमॉस्फेयर की नीचे की दो लेयर की बात करें तो सबसे क्लोज है हमारे ट्रोपोस्फेयर एंड उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर. तो ये दोनों लेयर में इसको ओजोन पाई जाती है. तो डिस्कस करते हैं ओजोन, दोनों लेयर में ओजोन का क्या काम है. सबसे पहले बात करते हैं जो लेयर हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर, जहां पे सारी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज होती है. यहाँ पे ओजोन की बात करें तो ओजोन इस्तेमाल की जाती है काफी ज्यादा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में. ओजोन एक काफी ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडेंट है. इसका काफी ज्यादा हाई ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है. इसीलिए ये रेस्पिरेटरी टिश्यूज जो होते हैं एनिमल के, म्यूकस जो होता है, प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर इसका कंसंट्रेशन 0.1 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा हो गया, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो यानी अगर ट्रोपोस्फियर में इसका कंसंट्रेशन पार्ट 0.1 ppm से ज्यादा होता है तो ये बहुत खतरनाक है. ये इतनी खतरनाक है कि क्रॉप्स को डैमेज करती है, ट्री को डैमेज करती है और बाकी वेजिटेशन को भी डैमेज करती है. तो ट्रोपोस्फेयर की ऑक्सीजन को हम बैड कह सकते हैं, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर की ओजोन को. देन स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन की बात करते हैं तो ये इस लेयर में जो ओजोन है ये प्रोटेक्ट करती है हमको हार्मफुल यूवी रेज से. ये वही यूवी रेज है, सन पार्टिकल्स, सन रेज, जो अगर हम उस पर एक्सपोज हो जाएं तो हमको बहुत ज्यादा खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती. तो यहाँ पे हमारा वॉरियर, हमारा शील्ड बन के हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेस. अब इसको डिस्कस करते हैं ओजोन का एक्चुअली में फंडा क्या है. देखिए, ओजोन जो गुड ओजोन है जिसको स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन कहते हैं, ये है O3 मॉलिक्यूल. एंड ये O3 मॉलिक्यूल की एक लेयर है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है. हम कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो हम इस्तेमाल करते हैं जिनको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं. ये ओडीएस इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं कि ये हमारे अर्थ की पहली लेयर को क्रॉस करते हुए, ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करते हुए स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचते हैं और यहां पे जाके ये ब्रेक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेस और रिएक्ट करते हैं ओजोन से. और जब ये ओजोन से रिएक्ट करते हैं तो ओजोन को डिक्रीज करते जाते हैं, ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको चेंज करते जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ O2. इसी की वजह से ओजोन का कंसंट्रेशन कम होता है और जिसका रिजल्टेंट है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. तो ये ओडीएस कौन कौन से कॉमन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म. अगर ये सब्सटेंसेस इतने ही खतरनाक है तो हम इनको यूज क्यों करते हैं? हम इनको यूज करते हैं अलग अलग पर्पस में, जैसे कूलिंग में, कूलेंट के रूप में, फोमिंग एजेंट के रूप में, फायर एक्सटिंग्विशर्स आग बुझाने के लिए, सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड, एरोसोल प्रोपेलेंट. तो इनके मल्टीपल यूज है. जब ये एक बार रिलीज होते हैं तो ये डिग्रेड नहीं होते, काफी ज्यादा स्टेबल रहते हैं. ये पूरी ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करते हुए स्ट्रेटोस्फेयर में जब पहुंचते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर में इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेस ये ओडीएस ब्रेक होते हैं अपने कंपोनेंट में और यहां से रिलीज होता है क्लोरीन. तो ये जो क्लोरीन रिलीज होता है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ये रिएक्ट करता है ओजोन के साथ और ये डिस्ट्रॉय करता है ओजोन की
मॉलिक्यूल्स को। एक सिंगल क्लोरीन 1 लाख से ज्यादा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हमको पता चला कि ये ओडीएस खतरनाक है, तो हमने इनका यूज कम कर दिया। बहुत सारे स्टेप लिए भी गए और दुनिया भर में रिसर्च की गई इसके ऊपर। अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत प्रायोरिटी में रहता है कि ओजोन के इस जो होल को रिपेयर किया है, इसको कंप्लीटली कैसे रिपेयर किया जाए। एंड अब ये रिपेयर होना स्टार्ट भी हो चुका है। ह्यूमन कॉजेस के अलावा नेचुरल कॉजेस भी हैं जो ओजोन डिप्लीशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है वॉल्केनिक एरप्शन। देखिए, वॉल्केनिक एरप्शन बहुत ही टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट इज एरोसोल रिलीज करता है। ये एरोसोल जो ऑटोमेटिकली पहले से प्रेजेंट क्लोरीन है स्ट्रेटोस्फीयर में, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है और ये क्लोरीन अब बहुत बेटर तरीके से O3 के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो यानी ये नेचुरल एक फैक्टर है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसकी वजह से भी ओजोन डिप्लीशन थोड़ा तेजी से हो रहा है। पर सारा क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है ओजोन के लिए। जो हम पानी में क्लोरीनेशन करते हैं, जो इंडस्ट्रियल प्लांट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, सी सॉल्ट में इस्तेमाल किया जाता है, या वो सारा क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो स्ट्रेटोस्फीयर तक नहीं पहुंच रहा है, दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर ओजोन। तो हमको बस ये कोशिश करनी है कि अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और बाकी सब सब्सटेंस इस्तेमाल करें तो वो स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर तक ना पहुंचे। इंपैक्ट क्या है ओजोन डिप्लीशन का? इंपैक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे बहुत खतरनाक। अब ओजोन देखिए, ओजोन हमारी शेड का काम कर रही है, ओजोन हमको प्रोटेक्ट कर रही है यूवी रेज से। अब अगर ओजोन नहीं होगी तो यूवी रेज आएंगी, और ये जो यूवी रेज है ये परेशान करती है हमको हमको ये स्किन कैंसर कर सकते हैं, कैटरेक्ट हो सकता है, इम्यून सिस्टम को हमारे खराब कर सकती है। अगर बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोजर हो जाए तो एक बहुत खतरनाक वैरायटी ऑफ स्किन कैंसर, मेलानोमा हो सकता है। उसके अलावा 1990 से ये देखा गया जो मेलानोमा के इंस्टेंसेस हैं, जो रिस्क है वो डबल हो गए। इसके अलावा ये यूवी सेंसिटिव क्रॉप जैसे सोयाबीन है उनको डिस्ट्रॉय करती है, उनकी यील्ड को कम करती है, मैरीन फाइटोप्लैंक्टन्स को भी स्ट्रेस में डालती है, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके बहुत खतरनाक एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस है। अब फाइट अगेंस्ट ओजोन के बारे में बात करते हैं, ओजोन डिप्लीशन के खिलाफ फाइट। तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि पहली बार 1985 में 3 लोगों ने डिस्कवर किया कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन है उसका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा लेस है। वो 3 लोग थे, जोए फरमन, ब्रायन गार्डनर एंड जोनाथन शेंकलिन। तो ये 3 नाम काफी इंपॉर्टेंट है। जोए फरमन, सेकंड ब्रायन गार्डिनर एंड थर्ड जोनाथन शेंकलिन। इन तीनों ने क्या देखा? इन तीनों ने देखा कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है वो थिन हो चुकी है, काफी पतली हो चुकी है। एंड इससे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक सिग्नल गया कि इट इज दी हाई टाइम ओजोन को बचाया जाए। तो इसी को देखते हुए पहले 1985 में आया वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, जिसमें यूएन मेंबर कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो ओजोन लेयर को नुकसान हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए। एंड इसी को स्ट्रेंथ, इसी को बाइटिंग टीथ देने के लिए आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एंड इसी में एक और अमेंडमेंट के रूप में आता है किगाली अमेंडमेंट। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट और ये तीनों एसोसिएटेड है ओजोन और उसके डिप्लीशन से। डिस्कस करते हैं इन तीनों को। तो वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर ये 1985 में साइनिंग के लिए आया। इसमें दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि ओजोन को बचाना काफी जरूरी है। ये 1985 में अडॉप्ट किया गया और ये कंप्लीटली इफेक्टिव हुआ इन 1988। तो ये एक तरीके से फाउंडेशन है फॉर द ग्लोबल एफर्ट, ताकि ओजोन को बचाया जा सके। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि इसके कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर कोई टारगेट भी दिए जाए कि आपको सीएफसी का यूज कम करना है या ओडीएस का यूज कम करना है, तो अगर कोई कंट्री फेल करती है तो ये कन्वेंशन कोई भी स्टेप नहीं ले सकता।
सो इसके बाद आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक खासियत यह है कि यहां पे लगभग 197 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इनके प्रोविजंस को एक्सेप्ट करती है, यानी दुनिया भर में एक यूनानिमस एफर्ट है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि ओजोन को बचाना बहुत जरूरी है। अगर ओजोन को नहीं बचाया गया तो स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सारी और बीमारी हो सकती है। तो पर्पस बड़ा क्लियर है, पर्पस है ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय होने से बचाना। और इसकी शुरुआत 28 नेशंस ने कर दी थी 1985 वियना कन्वेंशन की, ऑलरेडी जैसा मैं बता चुका हूं। इसी के गोल्स को री करने के लिए आया 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली बात करता तो ओडीएस के जो यूज है उसको कम करने की। 16 सितंबर 2009 यानी अगले 20 से 22 साल में ये लगभग यूनिवर्सली रेटिफिकेशन तक पहुंच चुके, यानी ये पहली ऐसी ट्रीटीज है जिसपे दुनिया भर में एक कंसेंसस है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन को प्रोटेक्ट करना। तो ये पहला अपने काइंड का है। इसी के स्टेप के तहत हर साल सितंबर 16 को आफ्टर 1994 सेलिब्रेट किया जाता है एज अ ओजोन डे। उसके अलावा ओजोन रिसर्च मैनेजर्स एक फोरम है जो कि वियना कन्वेंशन के बाद स्टैब्लिश हुआ। इसमें बहुत सारे दुनिया के एक्सपर्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं ओजोन के ऊपर, उनकी रिसर्च मिलके रिसर्च करते हैं ताकि एक बेटर आउटकम तक पहुंच सके। कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जो स्टैब्लिश किए गए ताकि ओजोन के डिप्लीशन के लिए रोकने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, कुछ फंड चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो फंड आता है इन दो इंपॉर्टेंट ट्रस्ट फंड से, जिसका नाम है वियना कन्वेंशन ट्रस्ट फंड एंड सेकेंड इज रिसर्च एंड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ट्रस्ट फंड। तो ये दोनों से पैसे आते हैं उन सारी एक्टिविटीज के लिए जो कि ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। इंडिया की पार्टिसिपेशन की बात करें, इंडिया 1991 में कन्वेंशन का सिग्नेटरी बनता है, वियना कन्वेंशन का, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1992 में ज्वाइन करता है। इंडिया की तरफ से जो मिनिस्ट्री फोकल पॉइंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओजोन सेल भी स्टेब्लिश किया गया है जो टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा शेयर करता है। एज ऑफ जनवरी 1 2010 इंडिया ने कंप्लीटली कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज खत्म कर दिया था। उसके बाद के टाइम पीरियड में भी बहुत सारे अलग अलग ओडीएस का यूज इंडिया ने खत्म कर दिया। अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। ये 1987 में साइनिंग के लिए आया और ये फोर्स में आया 1989 में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वियना कन्वेंशन 1985 में आया साइनिंग के लिए, फोर्स में आया 1988 में। एंड मॉन्ट्रियल की बात करें 1987 में साइनिंग के लिए आया और ये फोर्स में आया 1989 की जनवरी में। फोकस इस बात पे है कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है स्टेप वाइज टाइम बाउंड मैनर में। इसकी खासियत यह है कि ये हर देश को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम देता है, यानी डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज के गोल अलग अलग है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सारी कंट्रीज का एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको अपने आप अपने यहां से ओडीएस को एलिमिनेट करना है, उनके ट्रेड को रोकना है, उनके डाटा को रिपोर्ट करना है, उनके एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को कंट्रोल करना है। तो हर एक देश के पास जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारी इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब जितने भी देश है, चाहे वो डेवलप्ड है डेवलपिंग है, सबको टाइम बाउंड बाइंडिंग तरीके से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रोकना है और इसको इफेक्टिव बनाना है। ये प्रोटोकॉल के अंदर खासियत है कि इसको टाइमली अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसको 9 बार अमेंड भी किया गया। इसकी पार्टीज मिलती हैं और डिसाइड करती हैं हर साल की क्या क्या स्टेप लिए जाने चाहिए। इस पार्टी इस गवर्नेंस बॉडी को सपोर्ट करते हैं ओजोन सेक्रेटरीट, जिसका हेडक्वार्टर है यूनेप के हेडक्वार्टर में नैरोबी में। टोटल 197 पार्टीज है जो इसको रेटिफाई कर चुकी है।
इसकी एक्टिविटीज को स्टैब्लिश करने के लिए काफी सारे मल्टीलेटरल फंड्स हैं, जैसे यूनेप है, यूएनडीपी है, यूनो, वर्ल्ड बैंक, ये सब सपोर्ट करते हैं इनको। 2016 में किगाली अमेंडमेंट आया, ये इंपॉर्टेंट था। इसने बोला कि एचएफसी को आपको फेज आउट करना है बाय 2047, उनका यूज 80% तक कम करना है। तो क्या एचएफसी कोई ओडीएस है? एचएफसी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका ओडीएस तो नहीं है, लेकिन एचएफसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है, तो इसीलिए इनको फेस आउट करना जरूरी है। तो ये किगाली अमेंडमेंट एक लीगली बाइंडिंग है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर, और ये फोर्स में आएगा फ्रॉम जनवरी 1 2019, यानी फोर्स में आ चुका है। इसके प्रोविजन ये है कि आपको एचएफसी को रिमूव करना है। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने बोल दिया कि हम एचएफसी का कंजप्शन फ्रीज कर देंगे बाय 2028, और कोशिश करेंगे कि कोई क्लाइमेट फ्रेंडली अल्टरनेटिव देख सके। ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल है और काफी ज्यादा बेटर ओजोन की क्वालिटी हो चुकी है। 98% तक ओडीएस निकल चुके हैं, फेज आउट हो चुके हैं। पूरी दुनिया ने कंसेंसस के बेसिस पे इकट्ठा काम किया और ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल स्टोरी हुई। तो कुछ सवाल आते हैं, ये सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़ जा रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओजोन कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है? तो कौन सी लेयर में आप इसको गुड ओजोन के रूप में जान सकते हैं? ओजोन होल पहली बार कब डिस्कवर हुआ? कुछ ओडीएस के नाम बताने हैं, वियना कन्वेंशन बताना है कब साइन किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की साइनिंग बतानी है, और किगाली अमेंडमेंट की डेट और टारगेट्स के बारे में बताना है। तो आप कमेंट सेक्शन में इन सब आंसर्स को दीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी को। एंड थैंक यू एवरीवन।